डेटा जो पॉपुलर सोर्सेस हैं, डेटा कहाँ कहाँ से आ सकती है उसकी यदि मैं बात करूँ तो डेटा किसी क्लाउड एनवायरनमेंट से आ सकती है, डेटा किसी लोकल मशीन से आ सकती है, या डेटा किसी वेबसाइट से आ सकती है। पॉपुलर रिसोर्सेस में डेटा की डेटा कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकती है बताओ। यदि मैं आपसे कहा कि हाउ मेनी पॉपुलर सोर्सेस ऑफ डेटा, डेटा के पॉपुलर सोर्सेस कौन कौन से हैं डेटा जहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। डेटा किसी क्लाउड एनवायरनमेंट में हो सकती है जैसे कि AWS या Azure, आपने सुना होगा, ये पॉपुलर क्लाउड एनवायरनमेंट है जहाँ पे डेटा होगा। डेटा माइट बी ऑन एनी डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस सर्वर भी हो सकती है। डेटाबेस सर्वर कौन कौन से होते हैं बताओ। SQL सर्वर, ओरेकल, पोस्टग्रेस, ये सब सुने होंगे आप सभी लोग, है ना। डेटा किसी वेबसाइट भी हो सकती है ना, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, या डेटा किसी के लोकल मशीन रिसोर्स हुए ना। तो हम एक एक करके एक्सेस करना, सबसे पहले हम लोकल मशीन से डेटा को एक्सेस करते हैं। लोकल मशीन में जो डेटा होगी उसको हम कहते हैं फ्लैट फाइल। तो लोकल मशीन मतलब हमारा लैपटॉप में जो डेटा है जो हमारे हार्ड डिस्क में सेव है, उस डेटा को हम क्या कहते हैं फ्लैट फाइल। यू कैन से दैट वन इज कॉल्ड फ्लैट फाइल। समझ में आया। तो फ्लैट फाइल जो हमारी लोकल डेटा होती है दैट फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल, वी कैन से दैट इज कॉल्ड फ्लैट फाइल, है ना। जो लोकल मशीन में जो भी डेटा होंगे उन्हें हम टेक्निकली कहते हैं फ्लैट फाइल। तो पहले हम फ्लैट फाइल से कनेक्टिविटी करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो यदि डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना हो तो सिंपल क्या करना है आपको, इसमें और देखो एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको। तो हमारे पास जो डेटा है ना, कुछ ऐसी डेटा है, आपको पहले डेटा दिखा दूँ। हमारे पास एक देखो डेटा को जब भी कनेक्टिविटी करोगे तो पहले इंपॉर्टेंट ये है कि वो डेटा की कैसे वर्किंग फ्लो ये समझना पड़ेगा। हमारी जो डेटा की कनेक्टिविटी है वो कुछ ऐसा है, देखो आप देखो, हमारे पास जो डेटा सेट है कुछ ऐसा है बेटा, आप ध्यान से देखो। लेट्स से ये हमारे पास डेटा है, देखो ध्यान से आप, ये डेटा है बस। इन वाला देखो, अभी क्लास का रिकैप दे रहा हूँ अभी। कल की क्लास की कोई मतलब नहीं रह गया रिकॉर्ड करने का बेटा, ये बात। कल की क्लास में रिकैप दे रहा हूँ आपको। तो ये हमारे पास डेटा है, लेट्स से देख रहे हो इस डेटा के अंदर कितने नंबर ऑफ टेबल हैं, सॉरी कितने नंबर ऑफ वर्कबुक्स वर्कशीट है, देखो तीन है, देख रहे हो ना आप। ऑर्डर्स, रिटर्न्स और पीपल। यदि पावर बीआई बेस, पावर बेस इसकी कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे तो पावर बीआई क्या तीनों को डिफरेंट डिफरेंट करना चाहिए या एक करेगा, एक कुछ होगा ना कुछ। बेसिकली क्या करेगा पावर बीआई तीनों को डिफरेंट डिफरेंट एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट। देखो करके दिखाता हूँ। तो ये डेटा कैसी डेटा बताओ, एक्सेल की डेटा है। तो जब हम ये ध्यान रखना पड़ेगा जब भी पावर बीआई में डेटा को कनेक्टिविटी करोगे उसके लिए बताना पड़ेगा कि डेटा किस तरह है। देख रहे हो ना। तो ये जो पावर बीआई का ये जो एरिया है, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये वाला एरिया, ये देखो ये रिबन फॉर नेविगेशन, इसको पूरे को क्या कहते हैं नेविगेशन। इस नेविगेशन के अंदर ये जो दिख रहे हैं सब क्या है हमारे जर्फोल्ड पार्ट। हर एक रिबन के अंदर मल्टीपल रिबन ऑप्शन से दिख रहा होगा। यदि आप यहाँ पे जाओ होम रिबन के अंदर, ये जो रिबन ऑप्शन है किसके, ये जो एरिया दिख रहा है बेटा दिस इज कॉल्ड कनेक्शन एरिया, क्या कहते हैं। इसी के थ्रू किसी भी डेटाबेस से या डेटा से आप कनेक्ट कर, ठीक है। और बाकी का जो रिबन है वो हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे जब करके। तब ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ करना। फिलहाल के लिए हमने बताया कि यदि हमें एक्सेल वर्क में तो यहाँ से कनेक्टिविटी कर सकते हो, लिखा हुआ क्लियरली, या फिर आप यहाँ से भी लिख जा सकते हो। तो डेटा जिस फॉर्मेट में है ये वो इम्पोर्टेंट है, जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में डेटा से कनेक्टिविटी करनी पड़े। तो लेट्स से हमें फिलहाल डेटा जो हमारा एक्सेल वर्क में था हमने क्लिक किया, और ये डेटा जहाँ भी थी उस डेटा को वहां से पिक कर लो। हमारी ये डेटा थी, देखिए आप इस डेटा को देखो पावर में स्टार्ट एस्टैब्लिश कनेक्शन, पावर में इसको रीड करना स्टार्ट कर दिया, इंटर में देखो रीड कर रहा है, देखने बाद और रीड करने के बाद देखो ध्यान से ये जो इंटरफेस आपके सामने ओपन दिख रहा है, ये देखो एक अलग इंटरफेस ओपन दिख रहा है देखो, ये अलग इंटरफेस है, ध्यान से देखो डिसीजन नंबर वन, डिसीजन नंबर। तो हम जहाँ पहले थे दैट इज कॉल्ड पावर ए डेस्कटॉप, और ये जो है पावर बीआई का एक नेविगेटर पैनल है। इसमें जो जो डेटा आपको रिक्वायर्ड है, जैसे लेट्स से हमें जो जो देखो आप हमारे एक्सेल के अंदर तीन वर्कबुक थे, देखे थे ना आप, तीन वर्कबुक थे, तो पावर बीआई ने इसमें कन्वर्ट कर दिया। देख रहे हो ना, ये ऑर्डर टेबल की रिव्यू,
ये डेटा का प्रीव्यू दिखा रहा है, यहाँ से देख सकते हो वही डेटा है जो हम वहां से यूज कर रहे थे, यही डेटा थी ना हमारे, देखो वही थी ना। तब इसमें से जो डेटा आपको नीड है, जैसे लेट्स से ऑर्डर और रिटर्न, यदि सारे करने हो तो चलिए, ये चीजें सिर्फ पावर बीआई मतलब बीआई टूल में अवेलेबल है। एक्सेल में जैसे एक चीज बताओ, जैसे हमारे एक्सेल में तीनों फाइल है आपको, तो क्या पॉसिबल है कि दो को ओपन करके एक को बंद करके, ऐसा हो सकता है? सभी को ओपन करना पड़ेगा। बट पावर में भी ये फीचर है, चाहो तो किसी को एक को भी यूज चेक। बट फिलहाल के लिए हम तीनों को चेंज करें। अब यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन है, लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल। लोड करोगे तो सीधा कहाँ चला जाओगे, पावर बीआई। पावर बीआई के अंदर सिर्फ तीन काम कर सकते हैं, आप ध्यान से मेरे इंटरफेस आपको जो दिख रही होगी, तो इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, एक तो रिपोर्टिंग का काम कर सकते हैं, एक टेबल व्यू, एक डेटा मॉडलिंग। रिपोर्ट व्यू पे सिर्फ डेटा विजुअलाइजेशन को, मॉडल व्यू पे डेटा का व्यू करोगे, देखो यहाँ पर व्यू दिख रहा होगा आपसे, और यहाँ पर डेटा, डेटा मॉडलिंग, ये सारे हमारे क्या है, इंडिजा व्यू इससे आ जाता है व्यू है ना, ये चार हमारे व्यू क्या होगा। इसमें आप यदि ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल। लोड यदि करोगे तो पावर में डेस्कटॉप पे चल जाओगे, ट्रांसफॉर्म करोगे तो पावर में क्यूरी करोगे, कहाँ जाओगे, पावर क्यूरी। तो ऑलवेज गो ऑन ट्रांसफॉर्म देन लाइक, देखो पावर बीआई डेस्कटॉप में बेसिकली द कांस्टेंट और डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो ऑलवेज गो विथ डेटा। और जब तक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करोगे डेटा पे मतलब डेटा विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते। तो जब भी आप कोई ऑप्शन, जब भी ऑलवेज गो विथ ट्रांसफॉर्म डेटा, तो क्या करना पड़ेगा, तो जस्ट पावर पे डेस्कटॉप पे मतलब आपके सामने देखिए क्या अंदर इंटरफेस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड विच वन। तो डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है डेटा की जो ट्रांसफॉर्मेशन काम कर सकते हैं पावर क्वेरी डेटा। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये टेबल थे, इस टेबल में ये सारे हमारे डेटा दिख रहा है ना, देखो अब बेटा ध्यान से देखो, जैसे ये जो डेटा है इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ग्रीन लाइन आपको जाती हुई दिख रही होगी, ग्रीन लाइन दिख रही है, ऐसे जाते हैं, इसको कहते हैं कॉलम प्रोफाइलिंग। इसको क्या कहते हैं, कॉलम। इस कॉलम से, इस कॉलम के अंदर कैसी डेटा है उसके बारे में पूछते हैं। इस ग्रीन लाइन को ओवर ओवर कर बता रहा है 100% डेटा, 0% एरर, 2% समझ में आ रहा है। हर डेटा पे आप जाके चेक कर सकते हैं, देख रहे हो ना चीजें, यहाँ पे देखो जो ब्लैक लाइन है वो क्या दिखाता है, एम्प्टी लाइन, देखो दिखा रहा है ना कितना परसेंट डेटा है टोटल, 30-20% डेटा है और 80% इसमें नल है। एम्प्टी मतलब क्या होता है, नल है। अच्छा एक चीज बताओ, नल वैल्यू तो समझ में आ रहा है, एम्प्टी वाले को डेटा एरर किसी का पड़ेगा, डेटा एरर, डेटा एरर क्या होता है तो बता सको, बताओ व्हाट इज द डेटा एरर। उस, हाँ उस कॉलम के रेस्पेक्ट में डेटा नहीं सही है ना, यही कहना चाह रही हूँ बेटा, डेटा उसके रेस्पेक्ट में ठीक नहीं, नहीं यही ना, दिस इज कॉल्ड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की बात हमारी समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे यदि, तो अब देखो डेटा एरर है उसको हैंडल करने का तरीका डिफरेंट है, नल वैल्यू को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट है। अब एक क्वेश्चन आपको माइंड में आ रहा होगा कि क्या हम बार बार इसको ऐसे मैनुअली ऐसे होवर ओवर करते रहेंगे, क्या पॉसिबल है ऐसे करना, नहीं वैसे परेशान होने की बात नहीं है। वी हैव ऑप्शन, देखो यहाँ पे ऐड कॉलम में जाओ, सॉरी व्यू में जाओ, यहाँ पे कॉलम क्वालिटी को इनेबल कर, देखो इस सबको दिखाने लग गया ना प्रॉपर तरीके से। बट इसको हमेशा इनेबल मतलब जैसे डिजेबल किया जाता है, क्योंकि उतनी रिसोर्स लगेगी। उसको राइट क्लिक करके चाहो तो नल वैल्यू को चेंज कर सकते हो। एक चीज और देखो ध्यान से, तो हर एक कॉलम की डेटा टाइप है, देखो जैसे यहाँ पे 1 2 3, कॉलम 1 की डेटा टाइप क्या दिखा रहा है, 1 2 1 2 3 का मतलब क्या होता है, ये अल्फाबेटिकल है। यहाँ पे भी अल्फाबेट, देखो ये एबीसी एक्चुअली, एबीसी मतलब अल्फा न्यूमेरिक होता है यहाँ पे देखो। और यहाँ पे यदि मैं डेट देखूँ, डेट के अंदर ये एक्चुअली बाई मिस्टेक में कॉलम 1 गलत ले, इसको नहीं होना चाहिए। ये अल्फा, ये डेट डेटा टाइप है, इसके अंदर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, डेट में, देखो है ना ये डेट हो गया देन। और देखो जो भी काम करोगे उसको यहाँ से अनडू कर सकते हैं। डेटा ये सब नॉर्मल डेटा ले लिया, उसमें क्या हुआ है ना कि हेडर ये था बट हमारा हेडर होगा ये बाई मिस्टेक, क्योंकि हमने डेटा सिलेक्शन कर गलत तरीके से किया होगा इसलिए, और डेटा टेबल के फॉर्मेट में था इसलिए वो गलत किया कर रहा है। इस तरह से एक डेटा हमारे सामने दिख रही है, इस पे आप काम
और एक चीज और बताऊं, देखो जैसे इस ये जो यही हमारा सोर्स है ना जिससे पावर भी कनेक्टिविटी किया है, सॉल्व। अब जैसे सपोज करो कुछ में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करो, जस्ट लेट से हमने इसमें एक डाला नया चीज स्टेटस, तो क्या पावर भी इसको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेगा? तो है ना, इसमें वट एवर चीजें जैसे सोर्स में कोई भी मॉडिफिकेशन करते रहो, उसको हमारा पावर भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। लेट से हमने ये नहीं लिखा, डबल क्लिक करो, इसमें वट एवर जो जो भी नया ऑपरेशन करोगे वो पावर भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट। हम किसमें किए? पीपुल्स वाले में, ठीक है ना, पीपुल्स वाले में। और यहाँ पे देखो आप टेबल के अंदर पावर भी इस पे वर्क करता है, पीपुल्स ये टेबल था। देखो यहाँ पे होम पे जाओ, एक्सप्रेस एक्सप्रेस आ गया ना स्टेटस नाम का, तो उसमें जो भी चेंज कर दिया होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे। बट जब इसका जो देखो इस डेटा जहाँ पे अवेलेबल था, इसका यदि आपने सोर्स चेंज कर दिया, फिर पावर जेट में लेकिन मतलब इस फाइल को दूसरे भागों में कहीं और सेव कर दिया, दूसरे जिसमें नया पाथ आपको फिर से मैनुअली बताना पड़ेगा, मतलब पावर भी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट नहीं। समझ में आ रही है? बताओ। ये लोकल फाइल के साथ स्टोरी थी, क्योंकि मुझे क्लाउड किसी क्लाउड से डेटा लानी है, लेट से मुझे किसी क्लाउड इन्वायरमेंट से डेटा लानी है, तो कैसे करोगे? यदि साथ में भी हम कनेक्टिविटी बता रहे हैं, इस क्लाउड से आपको डेटा लानी है, तो देखिए मैंने एक ग्रुप में आपके भेज भी रखा था क्लाउड इन्वायरमेंट। यदि किसी क्लाउड से डेटा लानी है, तो क्लाउड से जो डेटा आती है ना बेसिकली किस फॉर्मेट में आती है? एपीआई नहीं, सॉरी, डेटा जो आती है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आती है, बट डेटा किसके थ्रू आती है? तो डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको किसकी नीड पड़ेगी? एपीआई। एपीआई के थ्रू हम डेटा किसी लोकेशन से ला सकते हैं, एपीआई के थ्रू, है ना। देखो मैं समझाता हूँ आपको, एपीआई कैसा होता है, देखो। इंटीजर एपीआई, ये जो दिख रहा है ना, यही एपीआई है। इस एपीआई से जब डेटा एक्सेस करोगे तो डेटा एक्सेस होगी, बट डेटा किस फॉर्मेट में होगी? देखो ध्यान से यहाँ पे किया, एपीआई डेटा तो आ रही है, बट डेटा किस फॉर्मेट में आ रही है बताओ, ये किस फॉर्मेट है? डेटा का फॉर्मेट क्या है बताओ? ये सीएसवी है, एक्सएमएल फॉर्मेट है ये। सीएसवी रो कॉलम में होगा ना, वो डेटा किस फॉर्मेट में आपको दिख रही है? तो डेटा आ रही है ये, हमेशा जब भी कोई एपीआई से डेटा लाओगे ना, डेटा हमेशा हमेशा डेटा डेटा किस फॉर्मेट में मिलेगा आपको? मिलेगा, समझ में आया? तो हम इस तरह के डेटा पे काम करते हैं जिसमें कहूँ आपसे, मुझे कैटेगरी जो देख रहे हो ना लिंक का, ये कैटेगरी टेबल है, इसके अंदर डेटा पड़ी हुई है कैटेगरी। यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर की डेटा है, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का डेटा है, टेबल का नेम दिखा रहा है, तो हमारे लिए वो ही नहीं जाओ, तो डेटा डिवाइड करते हैं। ये एक्सएमएल फॉर्मेट है, एक्सएमएल डेटा को अब हमें कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा? टेबल के फॉर्मेट, क्योंकि हम टैबलेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेटा को टैबलेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं बताओ? आप बीआई। पहले इसी काम को करने के लिए हम यूज किया करते थे डेटा माइनिंग का यूज कर सकते हैं। यही काम हम कैसे कर सकते हैं? वाया पावर बीआई कैसे करते हैं समझने के लिए इस चीज को बहुत आसानी से हो सकता है। इस पूरे को कॉपी कर लो, जस्ट कॉपी दिस वन एंड ओपन द पावर बीआई और गेट डेटा। ये वो ऑप्शन देखो, वो डेटा। देखो सुनो मेरी बात को, जैसे मोर पे क्लिक करना होता है, फिर प्रॉपर आइडिया लेंगे। देखो यदि किसी क्लाउड इन्वायरमेंट से डेटा लानी है तो यहाँ से जाओ, यदि कोई स्पेसिफिक लोकेशन से डेटा लानी है तो यहाँ जाओ, किसी डेटाबेस सर्वर से लानी है तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। तो हमारे पास फिलहाल यदि किसी भी एपीआई से डेटा लानी है क्लाउड इन्वायरमेंट से, तो हम सर कहाँ जाओगे? वो डेटा है, वो डेटा फिर क्लिक करो, क्लिक किए, देखिए आप, और यहाँ पे हमसे एपीआई पूछ रहा है, जस्ट एपीआई है, एंड क्लिक ओके। देखो जैसे हमने ओके क्लिक किया, यहाँ पे देखो पावर बीआई ने उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से डेटा एक्सट्रैक्ट करने की ट्राई किया। तो यहाँ पे देखो सारी की सारी डेटा कुछ ने किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया बताओ? टेबल, वहां पर कैटेगरी दिख रहा था ना, तो यही सारे टेबल दिख रहे थे ना, क्या इसने पावर बीआई ने क्या कर दिया? टेबल के फॉर्मेट में कर दिया।
तो आप इसको अच्छी तरह से काम कर सकते। तब हमने यहाँ से कैटेगरी टेबल सेलेक्ट किया, कस्टमर सेलेक्ट किया, पेज किया, इनवॉइसेस किया, ऑर्डर डिटेल्स किया। और ये हो गया, ठीक है। अब चाहो तो किसी को भी कर सकते हो, ऐसा नहीं, मैं तो जस्ट एक आइडिया ले रहा हूँ। देखो लेट्स से ये आइडिया लिया। आपको जो नीड हो ना वो डेटा को पिक करो। अब यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन क्या बताओ, नेक्स्ट काम क्या करना होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव। कहाँ आ गए देखो, पावर क्वेरी क्या आ गए ना, देखो आप यहाँ पे जो जो हमने डेटा ऐड किया उस डेटा की लिस्टिंग आ गई। आगे यहाँ पे देखो, यहाँ से टेबल डिलीट कर सकते हो, टेबल टूलबार आ गया ना, इसलिए मैं उसका डिलीट करता हूँ, कर दो। जो पिछले वाले डेटा, अब वो जो अब यहाँ पे हमारी ये डेटा आपके सामने दिख रही है ना सभी को, कैटेगरीज ये सारी दिख रही है। अब लेट्स से कि हमने यहाँ पे ये डेटा ऐड किया और मेरे से बाय मिस्टेक कुछ डेटा छूट गया है, कैसे करोगे? उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अगेन गो ऑन। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया रिसेंट सोर्सेस, डेटा डेटा सोर्स सेटिंग, रिसेंट सोर्सेस नहीं होगा है ना, देखो ये क्लिक करो। अब जो डेटा रह रही है फिर से जो आपके सामने, ये जो डेटा रह रही है उसको अगेन रिक्वायर, लेट्स से कि हमें ये डेटा फिर से ऐड किया है। तो क्योंकि यहाँ पे आ गया ना, सारी डेटा हमारे पास आ गई, ये सॉल्व होता है सब लोग। इस डेटा में वही सेम चीज देखो, जैसे इस टेबल में आए ऑर्डर डिटेल्स टेबल में, तो यहाँ पे क्या क्या बेटा, ऑर्डर आईडी, इसकी डेटा टाइप क्या बताओ, 1 2 3। 1 2 3 मतलब क्या होता है, होल इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप। 1 पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लोट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लोट। देखो यहाँ डॉक्यूमेंट्स, ये भी फ्लोट है ना। अब एक चीज देखो, ऑर्डर टेबल में यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर डेट जो है, ऑर्डर डेट, इसके अंदर कैलेंडर के साथ वॉच लगा हुआ है। इसको हो गया डेट एंड टाइम, यदि सिर्फ कैलेंडर होता तो क्या कहते हैं, डेट। समझ में आ रहा होगा सभी को, है ना। अब यदि एक बार ऑर्डर टेस्ट टेबल में आओ तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, ये है। और एज वेल एज, यदि यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या आइकन दिखा रहा है, ये टेबल दिख रहा है ना, ये यहाँ पे देखो, इन सबों में अलग दिखा रहा था, यहाँ पे क्या डेटा है, टेबल। ये ना बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, कनेक्शन दिखा रहा है, मतलब ऑर्डर टेबल जो है और ऑर्डर टेबल दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। उसी तरह से देखो, प्रोडक्ट और ऑर्डर भी आपस में क्या है, देखो प्रोडक्ट टेबल भी इस टेबल से क्या है, चेक कर सकते हो। इस पर क्लिक करो, इसमें जैसे ही क्लिक करोगे ना, ऑर्डर टेबल की सारी, तो इसमें से जो डेटा चाहिए उसको पिक करो। जैसे हमने इसको यहाँ पे अनचेक कर दो, जैसे मुझे ऑर्डर डेट चाहिए था, डेट से ऑर्डर डेट यहाँ से लिया, सिर्फ वाया ले लिया, डेट्स ले लिया। अब अपने अकॉर्डिंग जो चाहिए आपको यहाँ से ले लिया, ठीक है। ये हमने 3 कॉलम ऐड कर लिया और फिलहाल हमने ओके किया। देखो ये 3 कॉलम हमारे डेटा में ऐड हो गए, देखो ना ऐड हो गया नहीं हो गया। ये ये जो कॉलम है कहाँ से आ रहा है बताओ, ऑर्डर टेबल। इसी तरह से हम प्रोडक्ट टेबल्स के लिए मुझे कुछ ऐड करना हो तो प्रोडक्ट टेबल से ऐड कर सकते हैं। क्लिक करो और इस चेक किया, हमने यहाँ से प्रोडक्ट नेम ले लिया, और यहाँ जो आपको नीड हो, बस ये मत समझना कि यही लिखना लेना है। ये तो मैं जस्ट आइडिया देने के लिए रहा हूँ। हमारे पास सारे कॉलम ऐड हो चुके हैं जो जो हमें चाहिए डेट से। अब हम जैसे जो भी चीज चाहिए आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नोटिस करो, जिसको हमारे पास ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी, डिस्काउंट। और यहाँ पे देखो ध्यान से, कैटेगरी आईडी तो है बट कैटेगरी नेम नहीं है ना, कैटेगरी नेम। और कैटेगरी नेम है बट कहाँ है, वो अलग टेबल। तो अभी देखो, जैसे ऑर्डर डिटेल्स के अंदर ऑर्डर्स और प्रोडक्ट टेबल जो थे वो कनेक्टेड थे, तो आप एक्सेस कर लिए नहीं था उसको। बट कैटेगरी टेबल तो कनेक्टेड ही नहीं है डेफिनेटली। तो हम उस टेबल को इस टेबल में कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिविटी करने के लिए हमें डेटा मॉडलिंग पढ़नी पड़ती है, उसको करने से पहले हम पावर क्वेरी लिखकर जो भी ये काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, जैसे जिस टेबल को इसके साथ में अटैच करना है, जिस टेबल का कॉलम इसके साथ अटैच करना है, हम क्या करेंगे, मर्ज टेबल। जब भी किसी टेबल का आपको कॉलम लाना हो तो क्या करोगे, यदि रो ऐड करना हो तो क्या करोगे, इसमें क्या इसमें ऐड करना होगा, पावर दिया है, डेटा ऐड नहीं कर सकते। वो डेटा हमारे पास थोड़ी क्लाउड कर दिया।
तो अब देखो इस टेबल के अंदर मुझे कैटेगरी टेबल को ऐड करना है। जब भी दो टेबल को आपस में मर्ज करना हो तो ध्यान क्या रखना पड़ेगा, इन दोनों में क्या कॉमन कॉलम है, इसमें भी कैटेगरी आईडी है और इसमें भी कैटेगरी आईडी है। देखो तीनों आपस में मर्ज हो, तो मर्ज कैसे करेंगे ध्यान से देखो इस टेबल के क्या सुन रही है, नहीं हो रहा है ना, कैटेगरी आईडी हो रहा है, कैटेगरी नेम भी तो चाहिए हमें। इस टेबल पे कुछ व्यू करना हो तो हमें टेबल की कॉलम चाहिए होता है, वो टेबल अलग है। उस टेबल के अंदर हो सकता है इंटरनल कनेक्शन ना हो, तो कनेक्शन करना पड़ेगा ना इनका बाय मैनुअली। हाँ, तो आप खुद करो बस, ये जो टेबल, ये जो कॉलम है ना, ये हमारे पास टेबल नहीं है, मतलब ये अलग है टेबल, जिसको मैं मैनुअली लाना हो तो लाने किसी भी दो, क्या तो ब्लैंक रहेगा तो जैसा रहेगा कॉलम वैसा ही आएगा। अभी कैटेगरी टेबल से कैटेगरी नेम कहाँ ऐड किया, अभी मैंने प्रोडक्ट जैसे स्टॉक में जो टेबल से मेरे पास जो डेटा थी वो मैंने बस यहीं पे जो करेक्टिव पहले से था, तो अभी आपने सिर्फ यहाँ पे ऐड किया लेट से। तो कुछ पावर बीआई अपने इंटेलिजेंस के बिहाफ पे और तो आपस में कनेक्टिविटी रखती है, तो खुद से कनेक्शन रखता है। बट कुछ केवल मुझे कनेक्शन नहीं भी हो सकता है, ये तो नहीं है कि देखा गया ना, इसके बाद तो आपको मैनुअली बनाना होता है, ध्यान से बात की सुनना, ये कनेक्शन आपको मैनुअली एक्सप्लोरेट करना होगा। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है देखिए, जब भी किसी अनदर टेबल से डेटा लानी है तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है मर्ज टेबल, यहाँ पे देख रहे हो ना मर्ज, कंबाइन में जाना है, यहाँ पे मर्ज। मर्ज कब करते हो जब कॉलम चाहिए, अपेंड कब करते हो जब रो चाहिए। फिलहाल हमें क्या चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मर्ज और यहाँ पे कर लो मर्ज क्यूरीज। तो मर्ज क्यूरीज के अंदर दो ऑप्शन है, मर्ज क्यूरीज और मर्ज क्यूरीज एज न्यू। ध्यान से देखो फिर से मैं दिखा रहा हूँ, कंबाइन के अंदर क्या है मर्ज, और मर्ज के अंदर दो ऑप्शन है, मर्ज क्यूरीज और मर्ज क्यूरीज एज न्यू। न्यू करोगे तो एक नया टेबल बनेगा, नया ऐड होगा। फिर फिलहाल किसमें करना है मर्ज क्यूरीज में, यहाँ पे मर्ज क्यूरीज पे क्लिक करते, क्लिक करते ओपन हो गया। इसमें किसको मर्ज करना है, किस टेबल में, कैटेगरी टेबल। ये दोनों तभी मर्ज होंगे जब दोनों की कॉमन कॉलम, यदि कोई कॉलम कॉमन नहीं हुआ तो मर्ज नहीं हो पाएगा। दोनों में कौन सी कॉलम कॉमन है बताओ, कैटेगरी। इन दोनों को यहाँ पे चेक इन कर लो, यहाँ पे इसको चेक इन कर लो, यहाँ पे इसको check in हो गया। देखिए ये दोनों के बीच में यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, मैच कर रहा है। यदि वो मैच नहीं करता तो यहाँ पे एरर आ रहा हो। ऐसा नहीं कि किसी भी टेबल को किसी से भी मर्ज कर लोगे, नहीं, कुछ फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हमने किया और क्लिक किया, देखो यहाँ पे कैटेगरी टेबल आ गया। तो इस कैटेगरी टेबल के अंदर से जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वहाँ पे यहाँ से ले लो, कैटेगरी नेम चाहिए रेट से, तुम यहाँ से ले लो। देखिए हमारी कैटेगरी नेम आ गया, क्या प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है मुझे, कैटेगरी आईडी और नेम आ गया हमारे पास, यस और नो। ये- फिर से क्या कह रहे हैं आप, बस पे क्लिक कर लेना, इस जिस टेबल के अंदर मर्ज करना है उसी टेबल पे काम करना है ना। हाँ नहीं नहीं, एक को बस जिसके अंदर मर्ज करना है इसको मर्ज के, जिस अब इस पे क्लिक करें मर्ज की भी, फिर से आएगा, कोई और होने के बाद। हाँ बताइए। नहीं, क्लाउड रिकॉर्ड का भेज कर रखा हूँ आपको ग्रुप में, ये दूसरी डेटा है। ये वाली है ये एपीआई, अभी भेजा हूँ।
क्या करूंगा, इन दोनों में जो कॉमन है उसको सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ से इसको दोनों को एक साथ चेक कर लो, दोनों ऐड हो गए। अब इसमें से एक कॉलम चाहिए उसको पिक करूँ, कैटेगरी नेम आ गया ना हमारे पास, कैटेगरी आईडी नेम आ गया। अच्छा, अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर सकते हो, आगे की ओर स्क्रॉल करें, हाँ चाहिए वहाँ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। वो राइट साइड में था, ये इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ऑर्डर आईडी के रख लिया कोई, आईडी के बाद कैटेगरी आईडी आ गया, फिर प्रोडक्ट आईडी आ गया। अब नेम को भी लाना चाहते हो तो नेम को भी लेके आ जाओ, शिफ्टिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं किया है। सबको समझ में होप करता हूँ आया होगा। अब देखो कैटेगरी, इस तरह से आप किसी भी टेबल को, कि किसी भी टेबल के अंदर से किसी भी कॉलम को ऐड कर सकते हो, किसी भी row को। बट ध्यान क्या रखना पड़ेगा, कॉम कॉम होना चाहिए। अब तो यहाँ पे ध्यान से हमारे पास, यहाँ पे नोटिस करो हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी अवेलेबल है, डिस्काउंट, ये तीनों चीजें अवेलेबल है ना। हर एक ऑर्डर आईडी के रेस्पेक्ट में देखिए आप, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और डिस्काउंट है। तो हमें टोटल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते? तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे करोगे, यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट, यही ना। इसको कैसे करेंगे बताइए। तो इसके लिए देखो, अब हमें क्या करना है बेटा, नया एक कॉलम बनाना है, किस नेम का, टोटल प्राइस नेम। नहीं, जब भी न्यू कॉलम बनाना हो, न्यू कॉलम हमेशा कहाँ क्लिक कर दिया जाएगा, ऐड कॉलम। तो ऐड कॉलम में देखो, यहाँ पे मैक्सिमम ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन है, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, कस्टम कॉलम इन बुक्स। हमें क्या करना है, कस्टम कॉलम, जब भी आप खुद का मैन्युअली फार्मूला लिखना हो, ऑलवेज राइट हियर कस्टम। कंडीशनल कॉलम हम भी पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, फिलहाल क्या करोगे, कस्टम। कस्टम कॉलम पे हमने क्लिक किया, देखो कॉलम का नेम पूछ रहा है, कॉलम का नेम कुछ भी रख दो, जैसे मैं कॉलम का नाम रख दिया टोटल प्राइस, या कुछ भी रख सकते हो आप अपने हिसाब से। यहाँ पे टोटल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा बताओ, प्राइस। कैसे निकलेगा क्वांट टोटल प्राइस बताओ। तो यहाँ पे देखो, एक तो टेबल का नेम ऑप्शन दिख रहा है, पूछ रहा है, आप यहाँ पे खुद से लिख सकते हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस, यही होगा ना, क्यू यू ए एन। क्वांटिटी आ रहा, रिकमेंडेशन टैब प्रेस किया, सिलेक्ट हो गया, इंटू यूनिट प्राइस, मैनुअली लिखो ना मत, पूरा यू आई एन आई लिखा हमने, टैब प्रेस किया, सिलेक्ट। तो मतलब आइडिया दे रहा हूँ, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस हो गया, उसके साथ माइनस बताओ डिस्काउंट। अब यहाँ पे माइनस। तो ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये दो वैल्यू अलग अलग है, और डिस्काउंट, तो यहाँ पे एरर क्या रहा है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। और यदि कोई मिस्टेक किए होते तो यहाँ पे क्या आता, कोई एरर दिखाता, जैसे देखो कॉमा, यहाँ दिखा रहा है ना, टोटल डिफरेंस। तो ये ध्यान रखना, यदि कोई फार्मूला गलत लगाओगे तो ऐसा नहीं कि वो करने देगा, देखो यहाँ पे अलाउड, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। अब ओके क्लिक करो बेटा, यहाँ पे देखो टोटल प्राइस ऐड हो गया था ये सॉल्व। अब एक चीज और मेरी बात सुनना, टोटल प्राइस जब हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद मल्टीपल वैल्यू वेरी कर रहा है, देख रहे हो ना, वेरी कर रहा है अलग अलग। इसको कैसे ठीक करोगे, एक तो ऑप्शन है बेटा, यहाँ से राउंड अप, राउंड डाउन, राउंड कर खुद से। बट ये इससे तो इजी कर लोगे, बट हमें फार्मूला से यदि करना हो तो, यहाँ से समझ में आ रहा होगा ना, राउंड अप, तो राउंड अप वैल्यू क्लिक करोगे, ठीक कर देगा। बट इसको हमेशा फार्मूला से यूज टू हो जाओ, फार्मूला से, ये जो लिख रहा हूँ ना, दिस इज कॉल्ड एमक्यूडी, इसको क्या कहते हैं हम, तो हमें प्रोफिशिएंट किसके साथ होना चाहिए, एमक्यूडी के साथ। इंटरव्यू में आपसे नेविगेशन के थ्रू काम बहुत कम करवाएगा, सारा काम कैसे करवाएगा, फार्मूला। यदि इसको राउंड ऑफ करना है तो देखो, इसके लिए फार्मूला यूज करता है, देखो नंबर डॉट राउंड, नंबर डॉट, देखो नंबर डॉट एब्सोल्यूट दिख रहा है, इसकी इसी तरह से नंबर डॉट, यहाँ पे नंबर डॉट, तो अपने आप इतने सारे रिकमेंडेशन आ रहे हैं, देखो राउंड दिख रहा है ना, ऑप्शन आ गया। तो ये हमारा फार्मूला हुआ बेटा, इस फार्मूला के अंदर इसको पास कर दिया, ब्रैकेट के अंदर देखिए। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट रखने वो पास कर दो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखना, नहीं रखना होता जीरो लिख दो, है ना। ओके क्लिक किया, यहाँ पे डेसिमल पर कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। हाँ, जब भी करें फर्स्ट टाइम करें। मैं टेक वैसे वीडियो में चल रहा हूँ।
इस फार्मूले को फिर से रीओपन करना हो तो डबल क्लिक करोगे, फार्मूला रीओपन। ठीक। अब लेट से हम यहाँ पे आते हैं। हम अर्थ सिंबल फॉर्म। अच्छा एक चीज बताओ आप, यहाँ पे जैसे मैं सपोज करूँ, मैं कहूँ आपसे मुझे यूनिट प्राइस में 10% इंक्रीमेंट करके टोटल प्राइस कैसे करोगे? पहले जो यूनिट प्राइस में 10% इंक्रीमेंट कर, लेट से हम नया ही बना लेते हैं। यूनिट प्राइस में चाहता हूँ कि हर एक आइटम का यूनिट प्राइस में 10% बढ़ा दो, फिर टोटल। इसके लिए फार्मूला क्या लिखोगे? फिर से नया कॉलम बनाना है। ऐड कॉलम में जाके कस्टम कॉलम कनेक्ट कर, कस्टम कॉलम में क्लिक कर दिया, देखो ये नया ओपन हो गया हमारे सामने। इस कॉलम का नाम मैं लिख देता हूँ सब, इंक्रीमेंटेड प्राइस, इंक्रीमेंटेड। अब यहाँ किसी कॉलम का नेम हुआ, अब यहाँ पे आए। इसका फार्मूला क्या लगा? पहले यूनिट प्राइस जो है प्लस यूनिट प्राइस का देन मल्टीप्लाई किसके साथ कराओगे? क्वांटिटी के साथ, यही ना? तो आप यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑपरेटर एक साथ लग रहा है, हो रहा है ना, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बहुत सारी चीजें। फिर हम आगे जाके हमें कैसे को करना पड़ेगा? डिस्काउंट भी करना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इस तरह से चलेगी तो हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो सकता नहीं हो सकता। इसके लिए मैं क्या यूज कर, क्या करते हैं, कैसे इवेल्युएट होगा? बॉड मास होगा, जैसे आप पढ़े थे बॉड मास ब्रैकेट ऑफ। तो हमारा काम पहले क्या होना चाहिए? पहले देखो, पहले ये काम हो जाना चाहिए, तब मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। इसलिए में क्या करना पड़ेगा? बॉड मास के बॉडी इसको पहले ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, समझ रहे होगे सब लोग? पहले मैं इसमें ब्रैकेट लगा दी, जिससे क्या होगा? यूनिट प्राइस की वैल्यू पहले 10% बढ़ जाएगी, फिर वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, देन वो नहीं। यदि ब्रैकेट नहीं लगा दे तो मल्टीप्लाई पहले इन तीनों का एक साथ होगा। समझ गए? इसलिए अब यहाँ पे देखो नो एरर हैज बीन डिटेक्टेड। इसको राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा क्योंकि ये तो वैल्यू भी राउंड ऑफ नहीं हो रखी है। राउंड ऑफ करने के लिए मैं भी हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? नंबर डॉट नंबर लिखा हमने। और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए वो बता दो। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद तो ये एम क्यू लिख रहा हूँ मैं, एम क्यू। देखो अलग अलग आना ना, एक शॉर्टकट कॉल लिखा आपको कितना आ रहा है? 181, 184। समझ में आया नहीं? या बताओ सब। अब देखो बेटा यहाँ तक यदि समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। अब हम डेट पे कुछ काम करो। देखो हमारे पास ऑर्डर डेट दिख रहा है ना? ऑर्डर डेट को यदि देखो ध्यान से, ऑर्डर डेट के साथ हमें शिप डेट भी चाहिए होता लेट से। पहले ऑर्डर डेट मैं इसको फिर से कर रहा हूँ, ऑर्डर टेबल को मुझे फिर से मर्ज करना होगा क्योंकि सिर्फ ऑर्डर डेट आ गया है, मुझे और भी कॉलम ऐड चाहिए था। मुझे काम करने के लिए क्या करोगे? इस टेबल को सिलेक्ट करके काम, इसको होम में जाना है, कंबाइन में जाना है, मर्ज को। मतलब मैं इसके लिए कुछ कॉलम और चाहिए थे जो काम दे नहीं पाए उसमें, इसलिए उन दोनों को फिर से मर्ज कर लिया। जब तक इवेलुएट नहीं होता, अगर वो क्या कॉमन है, ऑर्डर आईडी, इसमें भी ऑर्डर आईडी जब स्टूडेंटिंग हो रहा है ओके। ये दोनों आ गया। अब ऑर्डर टेबल की मैं कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। ऑर्डर आईडी से मैंने सारे को हटाया, तो मैंने ले लेता हूँ और कौन कौन सा ऑर्डर आईडी को, शिप डेट और रिक्वायर्ड। ये शिप डेट मैंने चाहिए। अब देखो हमारे पास ये ऑर्डर डेट है, इसको ये हमारा शिप डेट है, दोनों कॉलम आ गए। इसको अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं सेट, जहाँ चाहिए था हमको ये आ गया। अब देखो इसके अंदर एक चीज देखो, डेट तो ठीक है चेंज हो रहा है, बट टाइम क्या है? फिक्स है। तो जो भी कॉलम की वैल्यू फिक्स है उसको हम चेंज डिलीट कर देते हैं। बट इसके अंदर डेट एंड टाइम दोनों, इसको इसे डिलीट कर नहीं सकते। इसके हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, है ना? इस पे भी डिलीट करके हम इसे पास करते हैं डेट। अब लेट से हमें इसमें से ईयर अलग करना होता है। लेट से हमें इसमें से अपने अकॉर्डिंग ईयर अलग करना है, मंथ। एक डेट में से क्या क्या आप अलग कर सकते हो बताओ? एक डेट में से पहले तो तीन चीजें नॉर्मली हो ही जाएगा, ईयर, मंथ और डेट, तीन चीजें हो जाएंगी। फिर क्या क्या हो सकता है? नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर। नेम ऑफ ईयर दोनों एक ऑप्शन होगा। लोग समझ गया ना? तो एक तरीका है क्या, आप यदि इसमें से ईयर अलग करना तो राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म करो, और यहाँ से आउटपुट क्लिक करो ईयर। बट ऐसे करने से दिक्कत क्या होगा? सो देखो, ये जो डेटा है ना वो रियल डेटा को ही चेंज करता है। ऑर्डर डेट में सिर्फ क्या रहेगा? देखो जैसे मैं क्लिक किया ना यहाँ पे, देखो जैसे ही किया, इसने क्या किया? इसी कॉलम को चेंज कर दिया। मतलब अब ऑर्डर डेट में डेट कहाँ, इसी क्या रह गया। इसलिए लोग इसे जब बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम ज्यादा जनरली क्या यूज किया करें?
हम खुद से एंट्री लिख सकते हैं। फिलहाल वो को राइट क्लिक करके यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देख रहे हो ना ऑप्शन दिख रहा है, जब ट्रांसफॉर्म में जाओ और यदि आपको करना ईयर, क्वार्टर, मंथ, मंथली जो चाहिए आपको, नेम ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ, देख रहे हो ना ऑप्शन। वीक के अंदर वीक ऑफ ईयर, वीक ऑफ डे, जो चाहिए आपको, डे के अंदर डे, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर, डे ऑफ डे, जो चाहिए आपको वो सब कर सकते हैं। बट हम इसे नहीं फॉलो करेंगे, ये बच्चे वाली बात है। बच्चे हम सारे बात करेंगे। हमें क्या करना है, ईयर एक नया कॉलम बनाने के लिए, नया कॉलम बनाने के लिए फिर से क्या करोगे आप, ऐड कॉलम, नया कॉलम क्रिएट। सब यहाँ ये सब फार्मूला बेसिक है, लेकिन याद रखना कि जब भी फार्मूला के अंदर फार्मूला यूज करेंगे, ईयर अलग करना है। ईयर के लिए क्या फार्मूला लगाओगे, डेट डॉट ईयर। इसके लिए फार्मूला होता है बेटा क्या, डेट डॉट। देखो डेट डॉट ईयर आ रहा है ना, इसके अंदर अपने डेट को पास करो। बट सुनो ध्यान से, कंप्लीट डेट को ही पास करना पड़ेगा। ऑर्डर डेट जो है कंप्लीट डेट है, जिसके अंदर डेट, मंथ और ईयर तीनों चीज। अब हमने ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे इंटीग्रेट कर, देखो ईयर अलग हो गया ना, और इसने बेटा अलग कॉलम बनाया। देखो ऑर्डर डेट अभी भी वैसे की वैसे ही सेम। अब मुझे मंथ अलग करना होता तो फिर से इसमें मंथ के लिए क्या फॉर्मूला लगा देते बताओ, मंथ। देखो मंथ यहाँ पे फॉर्मूला है डेट डॉट मंथ। अब देखो मंथ में बेटा दो चीजें हैं, मंथ और मंथ नेम। यदि मंथ नेम चाहिए तो ये, मंथ चाहिए तो ये, ठीक है। ये रटने की जरूरत नहीं है, डेट डॉट लिखोगे ना, डेट से डेट जितने फॉर्मूले सारे आपके सामने। फिलहाल मंथ नेम चाहिए होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, मंथ और मंथ नेम में क्या difference है, समझ में आया। मंथ करोगे तो 1 2 3 को बताएगा, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ। मंथ नेम करोगे तो क्या बताएगा, समझ गए ना, समझ गए। यहाँ पे ऑर्डर डेट पास और एंटर कर दो, देखो ये मंथ नेम आ गया। अब रह गया हमारा डे अलग। देखो बता रहा है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बता रहा है। अब हम करेंगे मुझे डे अलग, एक बार चेक भी करना। तो फार्मूला के में के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पे कौन सा दिखा रहा है, देखो 7/1/1996। तो 7 मंथ, 7/4, 7 क्या होता है, जुलाई होता है। अच्छा इसका डेट का फॉर्मेटिंग क्या है, ईयर, मंथ, डे, ईयर है ये। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना डेटा का फॉर्मेट, वाई बाई एम एम डी डी, डी डी एम एम वाई वाई, इसमें क्या है, एम एम डी डी वाई वाई। पहले मंथ है, देन डे है, फिर ईयर है जी। तो उसकी बॉडी के अपने आप कैलकुलेट करो। अब इस फार्मूला में हमें क्या दिक्कत आ रही थी, अभी क्या कुछ ऐड करने का। अब इसमें देखो, तो इसमें क्या है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक ब्रैकेट तो खुद का है ना ऑर्डर डेट का। एक ब्रैकेट खुद से बंद करना पड़ेगा ना, तो ये जो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन है कि अब नाउ वी नीड टू कैलकुलेट डे। अब डे के साथ भी कैलकुलेट करना, तो देखो यहाँ पे डे के साथ भी दो सिनेरियो होता है, डे होता है और फिर क्या होता है, डे नेम होता है, डे विथ डे। देखो यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे दो चीज है, डे, डे में क्या है बताओ, डे मतलब मंथ डे। क्या इस डे को हम, मेरी बात को सुनो ध्यान से और समझना, क्या इस डे को हम मंथ ऑफ द डे, डे ऑफ मंथ कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। डे ऑफ मंथ कर सकते नहीं कर सकते बताओ। ये जो फॉर्मूला है, ये डे ऑफ मंथ कैलकुलेट करता है। देखो उस मंथ में कौन सा डे आ रहा है, देखो ये फोर्थ, कौन सा डे बताओ, फोर्थ डे तो हुआ। देख लो ना ये कौन सा डे था, देखो 7/4, तो फोर्थ डे तो हुआ वही मंथ का। नहीं ये कौन सा डे होगा बताओ, एट्थ, एट्थ डे बताया, गलत थोड़ी बता रहा है ये। डे के थ्रू हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डे ऑफ। तो यदि ये तो हो गया, और यदि हमें वन वीक नेम चाहिए होता है, वीक नेम, वीक नेम मतलब वीक ऑफ नेम चाहिए। वीक ऑफ नेम के लिए क्या करते हो, फार्मूला हमारा क्या है, डबल क्लिक करो, इसी को रीयूज कर लेता हूँ। यहाँ पर डे, यहाँ पे यूज कर लो, फार्मूला अलग हो जाएगा। वीक ऑफ, डे ऑफ वीक नेम, देख रहे हो ना ये, अभी आपको डे ऑफ वीक नेम, ठीक है। आया बात समझ में, ये है बाई डिफॉल्ट मंडे को वन मानता है, मंडे को क्या मानता है, देख लो एक बार, मंडे यहाँ पे लिख रखा है, तो मंडे को क्या मान रहा है देखना पड़ेगा आपको। वही आ सकता है नहीं।
मंथ अलग, मंथ अलग। यहाँ पे समझ में आया? देखो ना, ये अलग मंथ है ना। ये 5/7 है, ये 8/5 है, अगले वीक में आ रहा है ना इसका। तो ऐसे नहीं समझा, यहाँ तक किस नाम से देखो, ये हमारा ये हुआ डे। अब और क्या क्या हो सकता है बताओ? और कब सकता है? वीक ऑफ डे 7 में से कौन सा डे है? नहीं, वी ऑफ मंथ, मंथ मंथ तो हो गया। अब निकालना है हमें क्या? वी ऑफ वीक, वीक ऑफ ईयर और वीक ऑफ मंथ, ये चार तीन चीज हुए ना इसको। समझ में आ रही है बताओ? अब हमें यदि निकालना, ध्यान से यदि हमें निकालना हो, वीक ऑफ मंथ पहले चलते हैं, वीक ऑफ मंथ। तो एक वीक, एक मंथ में कितने वीक होते हैं बताओ? चार। तो बताएगा कि ये जो डे है वो कौन से वीक का है, फर्स्ट मंथ का, सॉरी सेकंड। जैसे एक चीज देखो, अभी जो बता रहा हूँ ना, कि आगे जाकर कंडीशनल कंडीशन लगाएंगे। जैसे आपने सुना होगा बैंकिंग सेक्टर में सेकंड सैटरडे संडे छुट्टी होता है। अरे सो कैसे रहो, आपने सुना ना? तो बाल देख रहे थे क्या आएंगे सेकंड सैटरडे, होता है ना बैंकिंग सेक्टर में, सेकंड सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो सेकंड सैटरडे या लास्ट सैटरडे संडे अलग अलग ऑफर होता है, देखो कैसे पता चलेगा कब क्या है? उसके लिए हम एक यूज करते हैं, ये वाला काम करते हैं। देखो कैसे, देखो कस्टमर कॉलम गए और हमें सपोज दैट लिखा निकालना है वीक ऑफ मंथ। डेट डॉट याद मत रखना, इतने सारे हैं, अपना यूज कर लेना जो चाहिए। तो मुझे चाहिए था वीक ऑफ मंथ, तो यहाँ पे वीक, वीक ऑफ मंथ देखो ये आ गया। फिर इसके अंदर अपने डेट को पास कर, बस ये पता होनी चाहिए कैसे होता है। ये मैं सब करके दिखा दे रहा हूँ, एक बार देख लो आराम से। देखो ये फर्स्ट वीक चल रहा है, देख रहे हो नहीं? क्योंकि ये देखो, यदि फर्स्ट वीक चल रहा है मंथ का मतलब ये 1 से 7 के बीच का कोई डेट होगा नहीं। वेरीफाई करो कि ये सही ला रहा है कि नहीं ला रहा। देखो, देखो 4 तारीख को 1 से 7 के बीच में आ रहा है ना बेटा, और यहाँ पे देखो, देखो 8 ये दूसरे बीच में आ गया होगा। देखो ये, देखो सही काम कर रहा है। कोई भी फार्मूला लगा के ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, एक बार वेरीफाई करना। अब क्या ना, मतलब क्या है, गलत होने का पूरा चांस है। तो हो गया। अब क्या, रिकॉर्ड ईयर, एक ईयर में कितने वीक होते हैं बताओ? 52 या 53, ज्यादा से ज्यादा इसका तो नहीं सकते ना। कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर से ऐड करो, यहाँ पे लो, दिक्कत होती है। नया कॉलम बना रहा हूँ इसका, देखो क्लियर कहीं दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है ना? लैपटॉप लाते मुझे तो नींद नहीं ना आती है भाई साहब। लैपटॉप लाते मुझे नींद नहीं आती ना, करते रहते तो। सबकी, ये देखो ये कौन सा बता रहा है 27, मतलब ये 27 मतलब कौन सा वीक चल, कौन सा मंथ चल रहा है बताओ? एक वीक में 4 हो गए होंगे। इसका प्रॉब्लम ही ना नहीं है, सुनो। 7 से 7 मंथ चल रहा हूँ अप्रोक्सीमेट।
देखो सही बता रहा है बेटा, देखो जुलाई बता रहा था ना, मंथ अभी कैलकुलेट किए थे जुलाई, जुलाई में कौन सा वीक चलने लग जाता है, 27 वीक, सही बता रहे हैं बोला, ये सो ईयर वाइज सही चल रहे हैं, ये सो। अब बताओ और क्या रह गया बेटा, बताओ। एक रह गया डे ऑफ ईयर, एक और क्या रह गया, एक ईयर में 365 दिन होते हैं, उसमें से कौन सा यही रह गया ना, बताओ। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर से कस्टम कॉलम, तो बेसिकली यही रखने के लिए हमें, देखो डे ऑफ ईयर आ गया आपके सामने। हाँ ठीक है। मैं कहा गया था सबका डे ऑफ ईयर क्लियर है, क्लियर है बेटा, यहाँ तक सभी क्लियर है। अब देखो ये सब चीजें तो मैं नॉर्मली आपको क्लियर बता दी, अब देखो आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल कॉलम को भी यहाँ पे हमें वर्क करना है, लेट्स से कि हमें कंडीशनल कॉलम को भी यहाँ पे यदि वर्किंग करने के लिए, तो ठीक है भास्कर, हम भेज देते हैं आपको। ठीक है ठीक है, भेज देते हैं, ठीक है का। अब जैसे इसमें कंडीशन इंप्लीमेंट करना होता है, जैसे ये तो आपने आसानी से कर लिया, अब क्या करना, तो ये जो टोटल प्राइस है, इस टोटल प्राइस में चेंज करना, लेट्स से कि जैसे कि जो वैल्यू है, इसमें ऐसा करना होता कि यदि हमारी टोटल प्राइस की वैल्यू लेस देन 500 है, तो उसे कहेंगे चीप ऑर्डर। 500 से 1000 के बीच का है तो हम कहेंगे उसे मॉडरेट, है ना। यदि 1000 से ग्रेटर है तो क्या कहेंगे उसे। जैसे मैं अपनी टोटल प्राइस के बिहाफ पे अपने ऑर्डर का लेबल बताना चाहता हूँ, क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे आप क्या करना है, टोटल प्राइस के बिहाफ पे
टोटल प्राइस को टोटल प्राइस को के वैल्यू के बिहाफ पे ऑर्डर ऑर्डर का स्टेटस बताना है, चीप ऑर्डर है, चीप ऑर्डर है या मॉडरेट ऑर्डर है ना। तो देखो दो तरीके से काम, अभी देखो ये कंडीशन है ना, कंडीशन बेस्ड है। और कंडीशन के बिहाफ पे जो वैल्यू आ रही है सिंपल बात है, जैसे 500 से कम है तो सिंपल चीप, इसके ऊपर है तो मॉडरेट, इससे बड़ा है तो एक्सपेंसिव, बस इतनी बात करके खत्म कर दी और कोई है नहीं ना। तो इससे ज्यादा यदि बात नहीं है तो यदि आपको देखो, यदि कोई कॉलम के अंदर मॉडिफिकेशन, जैसे सपोज करो लेट्स से हमें ऐसा होता कि 500 से कम है तो इस पे 10% डिस्काउंट देना है, फिर टोटल प्राइस पे 10% ऑफ करना है, मतलब एक कंडीशन के बिहाफ पे दूसरे कॉलम में मॉडिफिकेशन यदि होना होता तो डिफरेंट तरीका यूज लगता। बट अभी अभी इस कंडीशन में अभी किसी कॉलम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, सिंपल एक कॉलम में वैल्यू जा रही है। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऐसे सिनेरियो में क्या यूज करोगे, यदि कोई कॉलम में मॉडिफिकेशन नहीं करना हो तो आप सिंपल क्या यूज करोगे, कंडीशनल कॉलम, यहाँ पे दिख रहा है ना ऑप्शन। अब कॉलम कैसे बनाना है, कंडीशन, यहाँ पे कंडीशनल कॉलम हो गया है, देखो हो गया। उस कॉलम का नेम व्हाट एवर, कॉलम का नेम रखा क्या, लेट्स से कुछ भी रख सकते हो जो आपको चीज समझ दिया यहाँ पे। लेट्स से हम यहाँ पे क्या रख दिया, देखो आप यहाँ पे लेट्स से टोटल या नहीं, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब देखो कंडीशन शुरू हो रही है, तो कॉलम किस कॉलम पे लगाना है, हमें किस कॉलम पे लगाना होता है, कंडीशन किस पे लगाना था, टोटल पे। पहला कंडीशन कौन सा होगा, अब देखो 500, 1000 और ग्रेटर देन, तीन कंडीशन है ना। सबसे इनिशियल कंडीशन से लगना शुरू होता है। पहली वैल्यू क्या, लेस देन, पहले 500 से छोटी वैल्यू है तो सबसे पहले इज लेस देन इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे लिख दो बेटा 5, खराब हो रहा है धीरे धीरे है ना। और इस 500 से कम होने पे आउटपुट क्या चाहिए आपको, आउटपुट क्या गई है, और ये कंडीशन कब फॉल्स होगा, मतलब ये कंडीशन कब ट्रू होगा, जब 500 से नीचे होगा। 500 तक लेस देन इक्वल टू लगाए, बट 500 एक जैसे ही होगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, दूसरी कंडीशन लगा रहे थे 500 से, 500 से बड़ा होगा बट इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 1000, लेस देन इक्वल टू 1000 होने पे क्या कहेंगे इसको, समझ गए नहीं समझ गए। और यदि ये कंडीशन कब फॉल्स हो बताओ, जब 1001 हो जाएगा, नहीं 1001 के बाद एक सिंगल बार 1000 से बड़ा होता है एक्सपेंसिव, तो वो कंडीशन तो है नहीं। अभी और होता तो फिर से ऐड क्लॉज करके आप लिखते चले जाते, बट अभी है नहीं कोई कंडीशन, तो सीधा क्या लिखोगे बताओ, एल्स में आके देखो तीन पार्ट में इंग्लिश को डिवाइड कर दिया, और देखो ये तो आ गया। ये जो तरीका ये था। अब देखो दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है, यदि 500 से कोई कोई भी ऑर्डर दो, 500 का है लेस लेस इक्वल टू 500 है, मतलब लेट्स से कि 299 से 500 के बीच क्या है लेट्स, तो उस पर दो टोटल प्राइस में 10% डिस्काउंट दें। यदि 599 से 1000 के बीच क्या है तो 20%, यदि 1000 से बड़ा है तो 30% डिस्काउंट दें, किस पे, टोटल प्राइस। आप देखो कंडीशन की भी यहाँ पे कॉलम में क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन है ना, 10% ऐड हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। जब कंडीशन के भी यहाँ पे किसी कॉलम के अंदर कुछ चेंज करना हो तो अब ये कंडीशनल कॉलम आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उसमें तो सिर्फ आउटपुट लिखने का ऑप्शन आ रहा था। देखो जैसे इसमें देखो, लेट्स से इसमें बात करें, इसमें कॉलम में नहीं, डबल क्लिक सिर्फ कॉलम में नाम लिखने दे रहा है, कोई कॉलम फॉर्मूला तो रखने नहीं देगा, देख लो सकते हो कोई कॉलम में पास। तो इस केस में क्या करोगे, हमें क्या लिखना पड़ेगा, एमक्यू, क्या लिखना पड़ेगा, एमक्यू। देखो कैसे लिखते हैं, ध्यान से। आप लिखोगे नहीं तो कैसे लिखेंगे, ये कैसे हो ऐसे तो, देखो हेलो, 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 हेलो।
बेटा नहीं लिखा आपने। ओके, ऐसा कि थोड़ी होता है। देखो यहाँ पे मुझे लिख रहे हैं, सपोज करो हमें एक था ना पेबल अमाउंट, देखो पे करना वर्क करने के बाद उन्होंने टोटल बिल कितना, लेकिन पेबल अमाउंट कितना है। ठीक है। कैंसिल कर सकता हूँ। अभी फॉलो का नहीं है, हाँ डेली फॉलो करते हैं। ये फॉलो ये तो कुछ नहीं फॉलो करेगा। ये फॉलो करने के बाद ना मैंने वो अच्छा नहीं। ये फॉलो करने का दोस्तों क्या है, ये प्रॉपर्टी बना देंगे, ये फॉलो करना है। यहाँ पे हमने किया था उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताओ, ये चीज बेटा ये सब प्रॉपर्टी पैनल है ना, तो इसमें कॉलम का नेम थोड़ी शो करेगा, इसमें तो कस्टम ही आएगा ना कॉलम, तो इसको कहते हैं, बल ये समझो ना कॉलम तो यहाँ पे दिखा रहा था, ये कॉलम का कॉलम इसको कब से कहने लग गया। वो नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं। अब देखो हमें पेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो पेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे सुनो। अब हमें कंडीशन खुद से लगाना है ना। देखो इसके लिए हम पाइथन में जो इफ लगा पढ़े थे ना वैसे ही अभी चलेगा। इफ, देखो इफ टोटल प्राइस इज लेस देन, नहीं देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 299 एंड टोटल प्राइस लेस देन इक्वल टू या लेस देन 599 है ना, या 499, लेट्स सी 499। देन यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या करना था बताइए, देन यहाँ वहां पर पहले लिखते थे इल्स, है ना, यहाँ पे लिखते हैं क्या देन। तो यदि ये कंडीशन ट्रू हो देन क्या करना है हमें, तो टोटल प्राइस पे क्या करना है, 10% का डिस्काउंट देना है ना आपको। इतनी इरिटेटिंग होती है ना जब लैपटॉप में से काम ना करे, मुझे लगता है बंद ही करने का स्विच ऑफ। क्या सी लैपटॉप है बेटा ये, टोटल प्राइस माइनस टोटल प्राइस का 10% हो गया ना, ये डिस्क्रिप्टिव दे दिए तो आया समझ में ना कंडीशन, 10% डिस्काउंट दे तो प्लस करेंगे। तो ये समझ में आया नहीं है, बताओ सब लोग यहाँ तक हमने क्या किया। तो यदि कंडीशन, यदि किसी का 10 299 से ज्यादा का ऑर्डर किया है, अब 500 तक हो तो 10% डिस्काउंट। और ये दूसरी बात देखो, दूसरी थी क्या कि 500 से 1000 के बीच में हो तो 20%। तो कैसे चेक करोगे आप यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इफ नहीं चलता है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इल्स में कब आएगा, यहाँ पे हमारा कंट्रोल कब आएगा जब ये कंडीशन का वक्त है। अब प्लीज एक मिनट रुक जाए प्लीज।
अब एल्स में जाके आपको ये देखना था। अब देखो एल्स में कंडीशन फॉल्स मतलब यहाँ पहुंचे। अब एल्स में अगेन एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, तो जैसे एक कंडीशन आ गया तो उसे क्या लगाना पड़ेगा। हाँ, तो नहीं कोई डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, इसीलिए तो लगा देता हूँ कंडीशन, 299 से कम होने पे ऑर्डर कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। यहाँ पे करेंगे इफ, फिर से कंडीशन, इफ टोटल प्राइस इज ग्रेटर देन 499 या 500 लिखो ओवरऑल, है ना। इक्वल टू लगा दो 500 तक, है ना। यदि ये कंडीशन ट्रू होने पे क्या करेंगे बताओ। ये कंडीशन एंड सेकंड एक और कंडीशन था क्या, लेस देन 1000। देन कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन ट्रू होने पे क्या करना था बताइए। टोटल प्राइस पे 20%, टोटल प्राइस माइनस टोटल प्राइस का 20% कैसे निकलेगा, 0.2 करोगे तो 20% निकल तो गया। नहीं, और यदि ये भी कंडीशन फॉल्स है तो मतलब वो ऑर्डर कितने का है, तो 1000 से ज्यादा थी नहीं। ये कंडीशन तो फॉल्स होगा जब ऑर्डर 1000 से ज्यादा करना हो। तो अब कोई कंडीशन है ही नहीं, तो सीधा एल्स में चले जाओ। और सीधा क्या लगा दो बताओ, टोटल प्राइस जो है माइनस टोटल प्राइस का 3%। हाँ, आप बताइए किसका क्वेश्चन था, आप बताएं करने का क्या था आपका। नहीं, हाँ समझाया उसमें, नहीं उसे लिखना पड़ा। उसने मॉडिफिकेशन नहीं कर पाया उस कॉलम में, वो सिर्फ आउट एक वैल्यू दे सकती है जैसे एक्सपेंसिव ये वो। हम इसमें लिख नहीं रहे हैं, हम अपनी टोटल प्राइस की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। उसमें ज्यादा का डिफरेंस है। हाँ, वो वाली इकोनॉमी यहाँ से हो सकती है, तो काम करने का। बट वो जो है एक काम को पाता है, एम की इसीलिए लोग यूट्यूब होते हैं। जैसे इस पे ओके क्लिक करो, देखो दिख लिया ना सब लोग, मैं क्लिक करूँ, जैसे ही ओके क्लिक करोगे आप यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो आ रहा है। अब यहाँ पे तुम इसे आगे लेना करते हैं ना, तो ये भैया ये सारे आगे रहते हैं। हमारी सारी वहाँ गई, तो रात में मिले ना पढ़ते हैं ना, तो नाम से ये देखो यहाँ पे बताता रहता है नो एरर, मतलब कोई एरर नहीं। लिख लिए नहीं लिख लेते स्मिता, वर्ड देख। ये भी ब्रैकेट खुद से लिखती हो क्या, ये ब्रैकेट खुद आ रहा है। एरर मत देखो, पहले पूरा लिखते चले जाओ, जब पूरा लिखोगे तब अपने आप एरर खत्म हो जाएगा। एरर मत देखो कि एरर आ रहा है या नहीं, पूरा लिखो अपने आप आ जाएगा। ओके क्लिक किया हमने, देखो ये आ गया आपके सामने टोटल। अब टेबल अमाउंट फिर से देखो वही प्रॉब्लम आ रही है, टेबल अमाउंट पे डेसिमल के बाद मल्टीपल। तो अब हमें इंडिया में तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होता है, तो पैसे लोगे आप किसी को थोड़ी कहो भाई साहब 1814 रुपया 365 पैसे होगा। वो कहेगा 365 पैसे ये कब से होने लगा, दुनिया में पहले दुकान खोल दी क्या तुम। तो आज 36 पैसे तक दे सकते हो, 365 कब से होने लगे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट होता है ना। तो इसको कैसे ठीक करो बताओ। तो फिर से डबल क्लिक, अभी पढ़ा रहा था मैं राउंड, है ना। राउंड लगा दो इसके पूरे में। राउंड कर डेसिमल के बाद हमने बता दिया कि कितनी वैल्यू चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है स्पेस वगैरह रखना पड़ता है, आप जैसे लिख दो एक लाइन में भी लिख दोगे तब भी चलेगा। ये पाइथन जैसा नहीं है कि इंडेंटेशन वगैरह फॉलो करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, जैसे चाहो लिख सकते
समझ गया नहीं समझ गया बताओ। देखो देखो आगे देख लो। परफेक्ट। कोई डाउट कोई क्वेश्चन? यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। इस फाइल को बेटा सब लोग सेव कर लें यहाँ पे, सेव एज। तो फाइल में भेज भी देता हूँ आपको। इस फाइल का नाम मैं भेज देता हूँ। तो वी हैव वीकेंड, ये मैं भी आपको भेज देता हूँ, ये दोनों फाइल देख लीजिएगा। इसको आप खुद से एक बार सेव कर लेना, क्योंकि कल से मैं शुरू करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो फिर से मुझे फिर से सब कुछ कनेक्टिविटी है वो करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको आपको भेज देता हूँ, ठीक है। एक जो लोग हैं अटेंडेंस हम लोग कौन अच्छे हैं कौन नहीं है, देखो एक बार जिनके अटेंडेंस नहीं है प्लीज ऐड करवा लेना, कोई बच्चा ऐसा ना हो विदाउट अटेंडेंस रिमूव कर जाए। मोहक है, कनिका है, मोनिका है, लवली है, केशव है, दिव्यस्मिता है, लक्की है, मोहित, भरत। आईडी जो नहीं है वो लोग ने बताओ, जो लोग मैंने जिनका अटेंडेंस नहीं है। आईडी 193667। नेक्स्ट। और किसी का? और किसी का? प्रीति आपकी आईडी बेटा, प्रीति डबल 9। और कोई अटेंडेंस नहीं किया मैं, क्लास ओवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में आ सेशन। थैंक यू।